सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम दीपक कदम फॉर अचीविंग ऑल इंडिया रैंक 33 इन मैकेनिकल ब्रांच। आपके मार्क्स है 87.67 और आपका गेट स्कोर है 888। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैंने बीटेक पुणे से किया है, पुणे से थर्ड ईयर कॉलेज से। और मैं लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहा था। तो पहले अटेम्प्ट में तो मेरा स्कोर इतना क्वालिफाई नहीं हुआ था मैं, क्योंकि मैंने मतलब ओपन सोर्सेज से पढ़ाई की थी। फिर बाद में लोग सीनियर लोगों से गाइडेंस लिया। और गाइडेंस लेने के बाद सिलेबस वगैरह सब कुछ देख लिया मैंने। तो मैंने उस साल सिलेबस वगैरह पूरा किया था, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज इतना ज़्यादा नहीं दिया था। तो उस साल मेरा 22 से 44 स्कोर हो गया, मतलब 22 में मेरा स्कोर 22 था और 23 में मेरा स्कोर 44 हो गया था। और इस साल डायरेक्ट 87.66 हो गया, क्योंकि इस साल मैंने मेरा जो जो बच रहा था, मतलब जो जो वीक पॉइंट थे, मैंने सब कवर कर दिए थे। और मैंने इस साल मैथ्स भी आपसे पढ़ा था। और टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा दिए, तो इसलिए मेरा स्कोर 87.6 आया। ओके, तो जैसे आपने बताया कि फोर्थ ईयर में आपने पहला अटेम्प्ट दिया था और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो थर्ड ईयर में अटेम्प्ट क्यों नहीं दिया, फोर्थ ईयर में पहला क्यों दिया, एनी रीज़न? नहीं सर, मतलब थोड़ा सा इग्नोरेंट था मैं उस समय गेट की वजह से। मतलब कर लेंगे कुछ, कॉलेज में तो इतना मतलब सीरियसनेस नहीं था मेरा कि देख लेंगे कुछ तो कर लेंगे ऐसा, सिविल सर्विसेज कर लेंगे। तो मतलब पहले तो मेरा यही था कि मेरे को सिविल सर्विसेज करना है। लेकिन बाद में सिविल सर्विसेज करने की जब मैंने शुरुआत की, तो मेरे एक अंकल डिवाइस पे मतलब डीसीपी है, उनको पूछ लिया था मैंने कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला था कि एक ऑप्शन बी भी तैयार करके रख देना। पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई सबसे ठीक से कर लो, और बाद में सिविल सर्विसेज की तरफ देख लेना। तो मैंने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, तो मुझे पता चला कि यार गेट वगैरह भी है सब कुछ। तो जब 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 से मैंने पढ़ाई शुरुआत की, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा, तो फिर मैं इसी तरफ उड़ गया। ओके, तो जैसे आप बता रहे थे कि फोर्थ ईयर में आपका पहला अटेम्प्ट था और आपने आपका रुझान ही था सिविल सर्विस में जाना, बट फिर क्योंकि डीसीपी ने हाँ। कहा कि ऑप्शन बी भी होना चाहिए तो आपने टेक्निकल ऑप्ट किया। अच्छा, तो आप मुझे ये बताना, फर्स्ट टाइम जब गेट एग्ज़ाम लिखा तो बैक ऑफ द माइंड क्या था, क्योंकि फोर्थ ईयर है तो प्लेसमेंट का भी होता है और फिर ये गेट एग्ज़ाम भी है, फिर फ्यूचर में क्या करना है, तो बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें रहती हैं। तो क्या थॉट प्रोसेस था एंड वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया आपने? नहीं मतलब उस साल तो कोर में इतना जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं था। आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी था, मेरे बहुत सारे क्लासमेट आईटी में प्लेस हो गए थे, आईटी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेस हो गए थे। तो मुझे तो वो करना नहीं था, क्योंकि अगर मैंने वो तो उस समय पढ़ाई करनी शुरू कर दी तो मुझे इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। और एक मेरे रिलेटिव है जो आईआईटी बॉम्बे में कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने बोल दिया था कि कर सकते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं कि जेई में इतना कम स्कोर है। तो मुझे मतलब थोड़ा सा ये था, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स था कि यार ट्वेल्थ में इतना, जेई में इतना स्कोर अच्छा नहीं हुआ था, पढ़ाई नहीं की थी, तो हो सकता है नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोल दिया था कि हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर तुमने शिद्दत से पढ़ाई कर दी तो हो सकता है। तो मुझे आईटी में जाना नहीं था। और कोर में इतने जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि मेरा कॉलेज भी थर्ड ईयर कॉलेज था, तो इतना अपॉर्चुनिटी तो नहीं थी। और थी भी, लेकिन उनका प्लेस मतलब पैकेज बहुत ही कम था। तो इसलिए मैंने ऑप्ट ही नहीं किया प्लेसमेंट को, और प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दी। ओके, तो जैसे आपने बताया ये हर साल का सिनारियो भी होता है। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो अगर वो टायर टू कॉलेज से है, थ्री से, इवन टायर वन से भी हो, तो जो एक रेशियो होता है प्लेसमेंट का, तो 80% आईटी प्लेसमेंट्स आते हैं या बीएफएससी जिसको कहते हैं वो आता है, और जो 20% होता है वही कोर के लिए होता है। एंड पैकेजेस भी रेशियो वाइज में कम ही होता है कोर का कंपेयर टू दी सीएसआईटी। तो अगर आपको कोर में ही जॉब करना है देन टू ऑप्शन है, एक तो जो प्राइवेट कंपनी मिले उसमें करो, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप फिर गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो, एक वो रूट है। दूसरा है कि आपको सीधा ही अच्छा पैकेज चाहिए, देन गेट एग्ज़ाम या और भी ऐसे पीएसयू एग्ज़ाम्स होते हैं, वो लिख करके आप टेक्निकल पोजीशंस पर जा सकते हो। तो आपने वो रूट अपनाया, आपने आईटी प्लेसमेंट्स नहीं ली, तो एक रिस्क वाला भी होता है कि प्लेसमेंट नहीं ले रहे हो, 4 साल इंजीनियरिंग, 2 साल 11 12, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था और क्या घर वाले सपोर्ट में थे, ये डिसीजन कैसे बनाया कि आप ड्रॉप ले करके पढ़ाई करेंगे? जैसे कि मतलब मेरे घर के मतलब जो भी आसपास लोग रहते थे, वो बहुत सारे एजुकेटेड लोग थे। मेरा अंकल भी एक वकील है,
डीसीपी है एक। तो मतलब घर से कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन एक ही चीज कहते थे कि जो भी करना है आपको 100% देके करना है। ऐसे नहीं कि टॉप ले ले तो आराम से पढ़ाई कर रहे हो, वैसे नहीं। आपको जो भी करना है वो कर सकते हो, लेकिन आपको जो करना है वो 100% देना है उसमें। और घर से मोटिवेशन भी था, क्योंकि अंकल एक डीसीपी है, तो वो भी बताते थे कि मैंने ऐसे पढ़ाई की है वगैरह ऐसा ऐसा। और घर से भी बोलते थे कि पढ़ाई करो वगैरह। तो मोटिवेशन तो था ही पढ़ने का। तो मुझे जब जब मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी, तो मुझे मालूम था कि अगर ऐसे ही पढ़ता रहा तो हो जाएगा। तो घर से कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन एक ही चीज थी कि पढ़ाई करनी है तो 100% देना है आपको। ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझे डाउट पूछते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, कोर प्लेसमेंट मिल नहीं रही है, तो ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए फॉर दी गेट एग्ज़ाम, तो मैं हमेशा पहले उनको कहता हूँ घर वालों से बात करो। अगर घर वाले सपोर्ट में है तब तो ले लो, बट अगर घर वाले सपोर्ट में नहीं है तो जॉब के साथ प्रेप करो। जॉब के साथ भी प्रेप होता है, बस सेक्रीफाइस और हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आपकी इसमें आपके घर वालों ने सपोर्ट किया, प्लस आपको भी 100% देना है। ऐसा नहीं है, होता क्या है कि जब ड्रॉप ले लेते हैं तो लगता है कि बहुत फ्री टाइम है, फिर धीरे धीरे काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो ऐसे मन मर्जी करते हैं कुछ स्टूडेंट, फिर आखिरी में आकर के प्रेशर बिल्डअप होता है। तो मुझे बताना आपने इस सिनेरियो को कैसे हैंडल आउट किया कि आलसी नहीं होना है, पता है कि बहुत टाइम है, बट फिर उसको अच्छे से यूटिलाइज भी करना है। नहीं मतलब मेरे क्लासमेट का जो हुआ था, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह भी हुआ था। और जो मेरे में बचपन के दोस्त थे, उनका एक दो जन लेफ्टिनेंट हो गए थे, मतलब वो अच्छे अच्छे पोजीशन पे गए थे, और मैं ही बच गया था। तो एक प्रेशर रह रहा था कि यार अपने सब क्लासमेट हो रहे हैं, अपने मैं नहीं हो रहा। तो एक एक वो प्रेशर भी था। और पहले बार 22 मार्क्स आए थे, तो मुझे थोड़ा सा फियर ऑफ फेलियर भी था कि यार अगर इस बार नहीं किया तो क्या करेंगे फिर, इसके बाद अब 2 साल का गैप भी हो जाएगा। और अब इस टाइम अगर मैं डिसीजन ले लूँ कि दूसरी फील्ड में जाना है, तो मेरा कंपटीशन फिर से जीरो से शुरुआत करने पड़ेगा। तो फियर ऑफ फेलियर तो था ही मेरे मन में, बैक ऑफ द माइंड था ही, कि उसकी वजह से मैं खुद को पुश कर रहा था। और दोस्त भी थे जो पुश करते थे मेरे को कि मतलब कुछ सिविल सर्विसेज के दोस्त थे तो मेरे तो पढ़ाई करते थे, मेरे चिराग वगैरह दोस्त थे मेरे। तो वो पुश करते थे मुझे कि यार पढ़ाई करनी है तुमको, तुम इतने टैलेंटेड हो, वक्त जाया नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि फियर ऑफ फेलियर और दोस्तों की सपोर्ट से और घर वालों की सपोर्ट से हो गया। ओके। तो अब आते हैं इस जर्नी पे। जैसे आपने बताया कि 2022 में आप पास आउट हो चुके थे, फिर 2023 पे आपका एक सीरियस अटेम्प्ट था ड्रॉप का। वो शायद क्लियर नहीं हुआ क्योंकि सीनियर की गाइडेंस से आप जस्ट सिलेबस कंप्लीट कर पाए थे, क्योंकि उसके जी जी पहले तो जी। आपने ओपन सोर्स किया था, यानी आपने सिर्फ एक एक्सपीरियंशियल फॉर्म में ही गेट लिखा था, सीरियसनेस पे नहीं था। बट जो 2023 वाला अटेम्प्ट था, आपने अच्छे से पढ़ाई किया बट सिलेबस हो पाया। तो ऐसी क्या कमियां रह गई कि सिर्फ सिलेबस हो पाया, टेस्ट रिवीजन पीवाईक्यूज ये सारी चीज़ नहीं हो पाई? नहीं, ऐसा क्या हुआ था कि मुझे मतलब जो मैंने ओपन सोर्सेज से गाइडेंस लिया, कि मुझे मुझे लगता है कि आपको अगर गाइडेंस लेना है तो एकदम ऑथेंटिक सोर्स से लेना चाहिए गाइडेंस। तो मैंने किसी से भी सुन लिया कि मतलब कोरा वगैरह पे आते हैं लोग कि आपको सितंबर तक सिलेबस करना ही करना है, मतलब अक्टूबर तक करना ही करना है। तो उस लोग बोल रहे थे कि अक्टूबर तक ही करना है तो करना है। तो मेरा ये गलती हो गया था कि मैंने मतलब क्वालिटेटिवली पढ़ाई नहीं किया, क्वांटिटेटिवली क्वांटिटेटिवली मतलब भगाया सिर्फ। पढ़ाई करना है कर लो, ये हो गया हो गया हो गया। रिवीजन नहीं किए थे उस टाइम मैंने। तो क्वालिटेटिवली कर लिया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को जाता था तो मुझे सॉल्व नहीं होते थे क्वेश्चन। और एक भी था कि मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम। तो वही गलती मेरा फर्स्ट ईयर हुआ। बाद में मैंने क्वालिटेटिवली शुरू किया, क्वालिटेटिवली पूरा मतलब डेप्थ तक जाकर शुरुआत करी मैंने। लेकिन उस समय क्या हुआ कि मतलब टेस्ट सीरीज कम पड़ गए। और मुझे लगता है कि पिछले साल ही मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया था। लेकिन आखिरी में कुछ गलती हो गई थी मेरी, कि थोड़ा बीमार भी पड़ गया तो कॉन्फिडेंस भी लो हो गया। और आखिरी के मंथ में मैंने डिसाइड कर लिया कि यार नहीं, मैकेनिकल नहीं, मैं एक्सी का दे दूंगा। तो एक्सी का भी सिलेबस कवर नहीं हुआ अच्छे से, उसका भी टेस्ट सीरीज नहीं हुआ अच्छे से। तो इसलिए मुझे मार्क्स नहीं अच्छे आए। तो मैं उस साल मेरा अच्छा हो गया था सिलेबस कवर, तो इस साल उतना कुछ बचा नहीं था, तो सिलेबस ही मैंने हर बार बार रिपीट किया। और मैथ्स भी है, मैंने इस साल आपसे मैथ्स किया, तो मैथ्स थोड़ा सा वीक था मेरा। तो मैथ्स भी कर लिया था कि क्योंकि आपके जॉब अपडेट्स देखता था मैं। तो ये सोचता था कि यार देख लीजिए, इनका भी देख लेते एक बार क्या होता है, मतलब मैथ्स का वगैरह। तो मैंने एक कैलकुलस से शुरुआत की थी, थोड़ा कैलकुलस मेरा थोड़ा वीक था। तो इसके बाद मतलब टाइम था, तो मैंने पूरा मैथमेटिक्स आपसे पढ़ लिया। और बाद में बहुत सारे टेस्ट सीरीज दे दिए, तो हो गया इस बार। ओके।
तो मैं अगेन जर्नी पर आना चाहूँगा। फर्स्ट जब आपका सीरियस अटेम्प्ट था तो आपका नहीं हो पाया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, और खुद पे जो एक होता है सेल्फ डाउट, तो उस सिचुएशन को ज़रा बताना, और फिर कैसे हिम्मत जुटाई कि 2024 का अटेम्प्ट अच्छे से करना है। मतलब जब दिया था तो मुझे लग रहा था कि मुझे जब तक एग्जाम देकर बाहर आ गया था तो मुझे लग रहा था कि यार मतलब मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। मुझे लग रहा था बैक ऑफ द माइंड 100% लग रहा था कि यार मैं इसके लिए बना ही नहीं रहा। एक हफ्ते 2 हफ्ते तक मुझे मतलब थोड़ा सा डिप्रेसिव रह गया था कि यार करूँ या ना करूँ। इतना मतलब कर रहा हूँ फिर भी स्कोर नहीं आ रहा, मतलब क्या। तो वो होता ही रहता है, अप एंड डाउन रहता होता ही रहता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप दिन भर पढ़ाई करते हो लेकिन फिर भी डाउट क्लियर नहीं होते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं बनते, तो वो अप एंड डाउन होते रहते। लेकिन मैंने फिर से हिम्मत जुटाई, घर वाले ने बोल दिया अरे कोई नहीं, कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं कर लो। मतलब वो सीनियर भी था, उसने भी बताया, उसकी भी जर्नी वैसे ही थी कि आगे बढ़ते बढ़ते उसने इम्प्रूव कर दिया था। तो मैंने सोच लिया कि यार दे देते एक अटेम्प्ट तो हो गया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि है ना, कई बार क्या होता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, फिर सेल्फ डाउट में आते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, और फिर एकदम दम तोड़ देते हैं, फिर उनको समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। तो आप बता रहे थे कि ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही थी, बट आपने जो सोल्यूशन इस पे ये रखा कि आपने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, फैमिली से, फ्रेंड से, तो सबने समझाया कि काम करो, वापस से तुम कर सकते हो। एक तो सेल्फ डाउट था तो उसमें से आप बाहर निकले कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और फिर आपने काम किया। अब आपने जो नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो 2024 का था, आई गेस उसमें भी आपका नहीं हो पाया 2024 अटेम्प्ट में, तो अब ये सेकंड फेलियर हुआ। तो जब सेकंड फेलियर हुआ तो फिर क्या आपका रिएक्शन था, और फिर वहां से कैसे आप बाहर निकले? मतलब फर्स्ट फेल्योर तो मतलब सिलेबस मुझे मालूम था मेरी गलतियां क्या हो गई है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सेकंड में अटेम्प्ट में दिया था, ध्यान दिया था। तो फर्स्ट फेल्योर में मुझे इतना डिप्रेशन नहीं हुआ था, मतलब इतना लो फील नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि यार ठीक है चलो पहला अटेम्प्ट है, बहुत सारी गलतियां हो गई है, बहुत सारी गलतियां पता चल गई है, तो इसको काउंटर कैसे करना है वो भी मालूम था। सेकंड अटेम्प्ट में बहुत बहुत डिप्रेस हो गया था मैं, मतलब घर वाले तो बोलते ही है, घर वाले तो बोले ही कि यार नहीं तू कर सकता है, बचपन में फोर्थ स्टैंडर्ड में तेरा फर्स्ट रैंक आया था, फोर्थ स्टैंडर्ड में तेरे को 99% आए थे, तो घर वाले तो बोलते ही रहते हैं कि यार हो जाएगा। लेकिन मतलब आपको वो दिलासा नहीं मिलता खुद से कि घर वाले बोले तो वो तो बोलते ही रहेंगे। फिर मैंने दोस्तों से बोला, पूछा कि यार क्या करूँ, यार करूँ या ना करूँ, मतलब बहुत ही डिप्रेस था बहुत, मतलब लेकिन वो बोल दे कि यार तुम मेरा स्कोर 1-2 महीने कर लो फिर, और देख लो अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो कर लो, नहीं तो बाद में देख लेंगे, इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे भी सोल्यूशन पता चल गया था कि मतलब मैंने सोच रहा था कि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने जो जंप मारी है, मतलब स्विच किया है मैकेनिकल से एक सी का जो किया है, तो उसकी वजह से मेरा स्कोर डाउन हो गया था। और बाद में मैंने फिर से रिवाइज किया सब टॉपिक को, और 24 का फिर से क्वेश्चन सॉल्व किए गेट के, तो मुझे स्कोर अच्छा आया था। तो मैंने सोचा यार ठीक है अपनी गलती हो गई है और आखिरी अटेम्प्ट दे देंगे, तो इस बार हो गया। फिर मैथ्स भी करने लगा, फिर बाद में क्या होता कि उस समय मैंने अच्छा पढ़ाई की है, तो मेरा बीआरसी का इंटरव्यू एग्जाम भी क्लियर हो गया था। तो बीआरसी का इंटरव्यू क्लियर होने एग्जाम क्लियर होने के बाद मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया। तो मुझे वहाँ मेथड पता चली कि कहाँ कैसे आपको डेप्थ तक पढ़ाई करनी है, कि सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, तो वहां से फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। ओके। तो जैसे आपने बताया कि सेकेंड अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट आप सही से कर ही रहे थे, बस एक्सी का ओवरलोड ले लिया क्योंकि फ्री टाइम के कारण आपको लगा कि रिस्क मिटिगेट करने के लिए एक और बैकअप ले लेते हैं। तो उस चक्कर में सेकेंड अटेम्प्ट में गड़बड़ हो गई बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा बर्डन जो आ गया एक्सी का। नहीं तो शायद उसी में हो जाता, क्योंकि आप बता रहे थे कि बीआरसी आपने जब दिया तो वो तो क्लियर हो गया विद द फ्लाइंग हाँ जी। कलर्स। ओके, तो अब थर्ड वाले इस पे आते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में फिर आपने कैसे, वो मतलब एक होता है ना कि अब तो आर्या पार वाला है क्योंकि ये लास्ट है, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, दिस इज डू और डाई। तो इसमें आपकी क्या ऐसी प्रिपरेशन थी, क्या माइंडसेट था, सो दैट यू गॉट दिस AIR 33? नहीं इस बार पढ़ाई तो हो गई थी मेरी अच्छी सी, तो मुझे लग रहा था मैं फिर टेस्ट इस सीरीज बार देनी क्या शुरू है की। कि आपका और टेस्ट सिलेबस हो सीरीज गया है, बट वो जो आता है ना सेल्फ डाउट, क्योंकि सब कुछ तो हम्म, रेडी है, बट वो जो अनसर्टनिटी का एक रहता है, और एक पीछे का फेलियर हमको खींचता है कि 2 बार देख तू फेल हो गया, इस बार हो गया तो क्या होगा, वो एक जो डाउटफुल वाला एक होता है। तो उसको कैसे टैकल किया? नहीं टेस्ट सीरीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने के बाद मेरा रैंक भी अच्छा नहीं लगा था। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा सब्जेक्ट के बाद में, तो थोड़ा और मैंने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट किया, और टेस्ट सीरीज दिए तो अच्छा रैंक आने ही लगा था हर बार। तो
फिर भी मजा भी आने लगा था कि पढ़ाई में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे अच्छे से, मतलब कुछ भी नहीं रह रहा था। मैंने एकदम डेप्थ, हर एक सब्जेक्ट के एकदम डेप्थ तक जाने की शुरुआत करी थी। तो मैंने, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट थी, और टेस्ट सीरीज क्योंकि मेरा रैंक AR10 के अंदर ही आ रहा था कौन से भी टेस्ट में। तो लेकिन इस बार यही चेंज होगा फाइनल एग्जाम में कि थोड़ा सा पेपर इजी था ये गेट का इस ईयर। हम्म। तो क्योंकि मेरा टेस्ट सीरीज में 70 के ऊपर स्कोर आ रहा था, 75 के आसपास ही स्कोर आ रहा था, मैं सोच रहा था ठीक है टेस्ट मुझे फाइनल एग्जाम में 80 तक आ जाएगा। लेकिन टेस्ट एग्जाम, गेट का एग्जाम इजी होने की वजह से स्कोर अच्छा गया। ओके। तो मुझे लगता है ये जर्नी से काफ़ी सारे स्टूडेंट इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी की जर्नी होती है कि पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाता है, दूसरे में ठीक होते हैं, और तीसरे में वो जो होता है आर या पार करने वाला सिचुएशन, तो आपने वो पार कर दिया। सो हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से खुशी होती है जब आपने इतना स्ट्रगल किया, हार्डवर्क किया और फाइनली हो जाता है। और ये मैंने सुना भी है कि अभी तक मैकेनिकल का इतना ईजी पेपर आया नहीं, तो कुछ स्टूडेंट्स उसके लिए रेडी भी नहीं थे। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बहुतों का ऐसे सिली मिस्टेक हो गया। तो क्या आपके साथ नहीं नहीं, भी मेरा ऐसा भी हो हुआ? गया था। हाँ। हाँ मतलब मैंने एग्जाम में मुझे तो प्रेशर आ गया था कि यार इतना इजी कैसे जा रहा है, इतना इजी कैसे जा रहा है, मतलब थोड़ा सा प्रेशर आ गया था। और टाइम भी बहुत बच रहा था। तो आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो, कुछ कुछ तो गलत कर रहे हो। तो बहुत टाइम बच रहा था, तो मैंने क्या किया, मैं एग्जाम के बीच में उठ गया और एक राउंड मार के आ गया। मैं सर को बोल दिया मेरा वॉशरूम वगैरह आया, तो मैं घूम के आ गया था वो प्रेशर डाउन करने के लिए। और फिर से मैंने शुरुआत की। तो सिली मिस्टेक मेरा कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक दो गलती हो गई, तो वो कंफ्यूज हो गया था मैं, सिली मिस्टेक कुछ नहीं किया। थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से 2-3 मार्क रह गए, लेकिन बाकी कुछ नहीं। ओके, तो ये नोट करने वाली चीज़ है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम द गेट एग्जामिनर। हर बार हम पीछे के डेटा से प्रेडिक्ट करते हैं, बट कभी कभी हमारा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। तो ये चीज़ आपके भी स्टोरी से मुझे पता चल रही है, क्योंकि बहुत सारे मैंने अभी मैकेनिकल के इंटरव्यूज़ किए थे, तो स्टूडेंट्स बता रहे थे कि इतना इस पेपर तो अब तक आया नहीं है। हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सॉल्व करने के बाद खुद ही सोच रहे हैं कि वो स्टेप्स को सही तो कर रहा हूँ, सही तो कर रहा, इतना जल्दी कैसे बन सही गया। से मैंने एक एक क्वेश्चन, मतलब टेस्ट सीरीज में इतना बार बार नहीं सॉल्व किया जितना मैंने एग्जाम में सॉल्व किया था। मैं टेस्ट सीरीज में एक दो बार जो देता था, एक बार सॉल्व करता था, दूसरी बार उसको फिर से कैलकुलेट करता था कि कुछ गलती नहीं हो रही है, दो ही बार ही करता था। लेकिन मैंने एग्जाम में 4-5 बार किया है, उतना टाइम बच गया था मेरे ओके। तो इसके लिए भी रेडी रहना है, ये इंटरव्यू उनके लिए आई ओपनर है जो टेस्ट सीरीज में या फिर इन जनरल एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर तो हार्ड या मीडियम लेवल का आता है। तो कभी कभी उल्टा भी हो सकता है ना? तो अभी ऐसा ना हो जाए कि अभी नेक्स्ट पेपर बहुत ही हार्ड आ जाए और फिर हाँ, ऐसे भी हो सकता हाँ, तो सभी के लिए रेडी रहना है। इसलिए आप कह रहे थे कि आपने टेस्ट सीरीज बहुत लिखा था इस बार, आई गेस आप ओवरऑल रेडी थे इजी मीडियम हार्ड के लिए। है। ये टेस्ट सीरीज में सब यस। कुछ कवर हो ही जाता है। ओके। तो अब आते हैं प्रिपरेशन वाले पार्ट पर। ये सेक्शन में मैं जनरली टीचर्स, बुक्स, रिकमेंडेशंस क्या है उस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि नॉन टेक के लिए आपने कौन से टीचर्स को फॉलो किया, फिर आप टेक के लिए मुझे बताना। मतलब नॉन टेक के लिए मैंने तो कॉलेज के समय प्रिपेयर कर दिया था। लेकिन इस बार टाइम बच गया था, तो मैंने आपका भी कोर्स ले लिया था, मतलब क्या टाइम बच रहा तो मैंने कर लिया था। मैथ्स का मैंने, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था, तो मैथ्स आपसे ही कर लिया था मैं जेन्युइनली। मतलब ऐसे नहीं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आपका नाम दूंगा, लेकिन मैं जेन्युइनली ऐसे, मैंने मेरे जो भी रिलेटिव है जो कॉलेज कर रहे हैं, उनको सबको बोल दिया कि एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स पहले करना है और आपसे करना है। क्योंकि आपने बहुत ही सिंप्लीफाई करके, और ऐसा नहीं है कि आप कौन सा भी गेट का एग्जाम बुक ले लो और उसके मैथ्स के PYQ लगा लो, तो आपको उसी डिपार्टमेंट के भी PYQ मिलेंगे। आपने क्या किया है कि आपने हर डिपार्टमेंट का PYQ ले रहे हैं, और वैसा थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 4-5 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है, इसी वजह से कि आप बहुत सारी PYQ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत ही ज्यादा कवर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कवर हो जाता है। और मैथ्स का ये फायदा हो जाता है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में, टेक्निकल सब्जेक्ट में उसका फायदा हो जाता है। जैसे वेक्टर कैलकुलस का मुझे बहुत फायदा हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको मैथ्स का फायदा हो जाता है। तो उसका फायदा मुझे हुआ, तो मैं पहले बोलूंगा कि मैथ्स और एप्टीट्यूड आपसे करना है। फिर आपको कोर सब्जेक्ट से चालू करना है। कोर सब्जेक्ट जैसे थर्मोडाइनेमिक्स है, सॉम है, और थर्मोडाइनेमिक्स, सॉम और टॉम, आपको बेसिक सब्जेक्ट करने हैं, और उसके बाद उनके अप्लाइड सब्जेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो और आप सब्जेक्ट्स के नाम और टीचर्स भी बता सकते हो। तो मेरे प्लेटफॉर्म पे तो मैं ओपन ही रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप सर। नाम ले सकते हो। ठीक है। तो ओवरऑल मैं 3 टीचर सजेस्ट करूंगा आपको।
वो तीन ही टीचर से आप पढ़ सकते हो। जैसे कि श्रेणी जैन सर पहले है, आपको उनसे मैथ सीखना है, जो कि मैंने किया। आप किसी भी टीचर से कर सकते हो, मैं मतलब कोई पाबंद नहीं है कि आप हो गए ना हो गए, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर मेरे खुद सेल्फ में मेरे खुद को अगर मैं बताऊंगा कि फिर से शुरुआत करनी है तो किससे किससे सीखना है, तो पहले तो मैं मैथ्स करूंगा शेनिगन से, शेनिगन सर से। और उसके बाद मैं थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल का जो भी पोर्शन है वो मैं कुलकर्णी सर से सीख लूंगा, जो कि अन अकेडमी में सिखाते हैं। उसके बाद मैं मोंडल सर से मैन्युफैक्चरिंग सीखूंगा। और फ्लूइड मैकेनिक्स और टॉम, ये सब्जेक्ट में उन दोनों से कोई सिखा रहा है तो वो सीख लूंगा। तो तीन ही टीचर को आपको फॉलो करना है। और तीन टीचर के फॉलो करने के बाद आपको टेक्निकल के लिए जो भी सोर्स मटेरियल मंडल सर दे रहे वो आपको करना है। जो भी कुलकर्णी सर सोर्स मटेरियल कर रहे दे रहे वो आपको करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप थर्मल कुलकर्णी सर से सीख रहे हो तो आप मंडल सर का मटेरियल नहीं फॉलो करके, ऐसा नहीं करना। अगर आप कुलकर्णी सर से थर्मल सीख रहे फिर भी आपको मंडल सर का मटेरियल फॉलो करना है। उनका भी पैटर्न आपकी जैसा है, क्योंकि वो भी हर एक डिपार्टमेंट के पीवाईक्यू लेके आते हैं उसमें, उनके सोर्स मटेरियल। तो वही करना है आपको कि बॉन्ड आपसे मैथ सीखना है, बाद में थर्मल कुलकर्णी सर से सीखना है, और प्रोडक्शन और फ्लूइड मैकेनिक्स और डिजाइन कुल मॉडल सर से सीखना है। और इन दोनों के आपस में मटेरियल आपको फॉलो करना है। और बहुत सारे टेस्ट सीरीज देने हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का बहुत फायदा होता है। टेस्ट सीरीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। ओके। तो ये सेक्शन में इसलिए रखता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार गेट एग्जाम लिखते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता है कि कौन से टीचर्स क्या पढ़ाते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस से एटलीस्ट उनको एक डेटा मिल जाता है कि जा करके हम भी रेफ़र करें। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तब तो वो उनको फॉलो करेंगे, और नहीं होती है तो कोई और टॉपर है वो जो सजेस्ट करता है तो वो भी वो कर सकते हैं। तो ये सेक्शन का यही एक प्राइमरी मोटिव रहता है, एटलीस्ट रेफरेंस उनको मिले कि कौन से टीचर डेप्थ में पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि वो गेट की जर्नी जब ट्रैवल करे तो उनको दिक्कत ना आए। नहीं तो जनरली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर मैं सिलेबस तो ख़त्म कर लेता हूँ, बट फिर जब गेट पीवाईक्यूज करने बैठते हो तो पीवाईक्यूज होते नहीं। रीज़न यही है कि सेमिस्टर की पढ़ाई अलग होती है, प्लेसमेंट की पढ़ाई अलग होती है, और गेट की पढ़ाई अलग होती है। तो जो गेट यस सर। ओरिएंटेड जो टीचर्स है तो उनसे पढ़ाई करोगे तब पीवाईक्यूज बनेंगे, अदरवाइज यस आपको सर। भी थोड़ा सा तकलीफ होगा इफ़ यू जस्ट रैंडमली वॉच द कॉन्सेप्ट। ओके, अब आते हैं स्ट्रैटेजीज पर। आपके हिसाब से सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपको कितना टाइम लगा और बाकियों को कितना टाइम देना चाहिए अगर उनका प्लान 1 से 2 साल में गेट क्रैक करना है? मैं तो कहूँगा मतलब मेरा ओवर द टाइम अच्छा हुआ है सिलेबस, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी कि मैंने क्वांटिटी के पीछे भागा था क्वालिटी की वजह से बजाय। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना है सब्जेक्ट का। टाइम लगे फिर भी आपको करना है, क्योंकि अगर आप भागोगे एक अटेम्प्ट, आपको ये सोचोगे कि अब मुझे पहले अटेम्प्ट में करना है और सिलेबस अच्छे से कवर नहीं होता, तो आपको मेरी जैसे एक अटेम्प्ट से तीन अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। तो आपको पहले ये करना है कि जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने के आपको क्या करना है करियर, और वो सॉर्ट आउट होने के बाद आपको सिलेबस कवर करना है बहुत जल्दी। मतलब सॉरी, सिलेबस कवर करना है, वो क्वालिटेटिवली करना है। और क्वालिटेटिव आपको क्वांटिटी के पीछे भागना नहीं है। और आप जब क्वालिटेटिवली सिलेबस कवर करोगे तो आपको मजा आएगा। आप वही ना सोचोगे कि कब हो रहा है सिलेबस, आप जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे सिलेबस में। आपको इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा आ जाएगा। तो आपको क्वालिटेटिवली सिलेबस कवर करना है, टाइम कितना भी लगे। आप अगर इस साल आपके 6 ही सब्जेक्ट हो रहे हैं तो 6 ही सब्जेक्ट पे गेट दे दीजिए। सब हो रहे हैं तो अच्छा अच्छी ही बात है, लेकिन नहीं हो रहे तो आपको टेंशन नहीं ले रहा है। 6 ही सब्जेक्ट हो रहे, 6 ही सब्जेक्ट क्वालिटेटिवली करना है उसकी, और उसका गेट देना है। और अगले साल लग रहा है तो कोई नहीं, 1-2 साल में हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं, लेकिन क्वालिटेटिवली सिलेबस कवर करना है आपको। ओके, तो क्वालिटेटिवली सिलेबस कवर करना है तो इस पर दो चीज़ें रहती है। पर मंथ हमको कितने सब्जेक्ट्स उठाने हैं, और दूसरा कि कितने घंटे डेली पढ़ने हैं। मतलब आपके पास टाइम है तो पढ़ते रहो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 8 ही आपने घंटे पढ़ने कितने 10 कितने घंटे आवर्स पढ़ने। डेली पढ़ाई किए थे? मैंने 10 घंटे, 8 से 10 घंटे में पढ़ता था। और मैं बहुत पर लंबे समय के लिए पढ़ रहा था। मैं एक्सटेंसिवली लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए मैं पढ़ रहा था। मुझे मतलब 8-10 महीने तो मैं पढ़ रहा था 8 से 10 घंटे हर रोज। तो ऐसे नहीं है कि आपको मेरे ऑफ टाइम टेबल फॉलो करना है कि 8 ही 10 घंटे पढ़ना है। आपको जितना ज्यादा दम हो रहा है उतना पढ़ना है। वैसे नहीं सोच रहे कि यार आज 8 घंटे पढ़े हो, उससे कुछ नहीं। जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना अच्छा है। और अगर आप क्वालिटेटिवली मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई शुरू करते हो तो आपका सिलेबस मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई भी हो जाती है।
और तो आप पर वही, कितने सब्जेक्ट्स लेकर के चलते थे? मैं दो सब्जेक्ट, मतलब एक एक दिन में मैं दो सब्जेक्ट पढ़ता था, क्योंकि मैं बिगिनर को तो वही वही बोलूंगा कि आपको दो ही सब्जेक्ट लेने, ज्यादा नहीं लेना है। मैं ले सकता हूँ, मैं तीन चार सब्जेक्ट ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। लेकिन एज अ बिगिनर आपको दो सब्जेक्ट लेने और दो सब्जेक्ट करने हैं। ओके। तो ये वही होता है कि एक स्ट्रेटजी फॉलो होनी चाहिए कि कंसिस्टेंटली आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा ऑन एन एवरेज। एक तो होता है कि आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप टायर 1 से हो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और ये सब से, आईआईटी से हो, तो फिर आप मतलब कम घंटे भी पढ़ाई करो तो आपका हो जाएगा, क्योंकि तो कॉलेज में ही इतना डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि yes, आपके बेसिक्स क्लियर है ये। बट जो नीचे के होते हैं टायर 2 टायर 3, उनमें क्या होता है, वो रट्टा मार करके एग्ज़ाम पास होता है। तो जब जी गेट में सर। आते हैं तो वो ऐसा होता है कि ये क्या नया हो रहा है। तो उनके लिए एक ये होना चाहिए कि ये टाइम टेबल है कि इतने घंटे आपको देने पड़ेंगे और 2 सब्जेक्ट्स पर मंथ इज इजी टू गो। एक बार आप हैबिट में आ जाते हो फिर तो आप इंक्रीज कर सकते हो जैसे आप बता जी रहे सर। हो। ओके। तो अब आते हैं मोटिवेशन की तरफ, कि गेट लिखने के पीछे का मोटिवेशन क्या है? क्या एमटेक करना है, पीएचडी करना है, पीएसयू जॉब करना है? व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड गेट एग्जाम? नहीं नहीं, मतलब मैं पहले दो अटेम्प्ट तक मैं यही सोच रहा था कि कैसे कैसे जैसे पढ़ाई कर लूँ और पीएससी ज्वाइन कर लूँ, कि मुझे इतना मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने डीपली, मतलब एकदम डीप तरीके से पढ़ाई की, तो इंटरेस्ट भी जगने लगा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एमटेक करूँ। अभी दो तीन ट्रेड है मेरे दिमाग में, उनके करना है। मैं पीएसयू नहीं जानता, तो टेक्निकल फील्ड में ही काम करना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस एआईआर पर तो सोच रहे हैं कि महारत्न नवरत्न पीएसयू मिल जाएगी और परमानेंट लाइफ और सेटल जॉब हो जाएगा। बट आप अब कह रहे हो कि पहले मन था पीएसयू जाने का, बट नाउ क्योंकि आपको प्यार हो गया है टेक्निकल से तो आप हाँ सोच जी रहे हो सर। एमटेक करेंगे, एंड देन एमटेक के बाद फिर तो अपॉर्चुनिटीज़ है, फॉरेन जॉब्स भी है, इंडियन डोमेस्टिक भी है। तो आपका प्लान क्या है? आपने ऐसे कुछ विजन बनाया है कि हमको एमएनसी कंपनीज में जाना है या सरकारी कंपनी में? व्हाट्स योर प्लान आफ्टर एमटेक? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो वैसे ही कि पढ़ाई करना है, क्योंकि मुझे इस जर्नी में बहुत बहुत मजा आया था कि पढ़ाई करने में। अभी और पढ़ाई करनी, और बाद में देखेंगे। मतलब बाहर के देशों में तो नहीं जाना, मुझे यही रहना है अपने पेरेंट्स के पास। तो ओके। तो ये एक मोटिवेशन भी क्लियर होना चाहिए कि लिखने के पीछे हमेशा एक कारण होता है, तभी आप ये जर्नी ट्रैवल कर सकते हो। नहीं तो अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर बाद में किसी और के कहने पर, पेरेंट्स कह रहे हैं, तो उससे ये लंबी जर्नी है तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। तो ये चीज़ें। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है हैबिट्स। कई बार है ना, हम गलत हैबिट्स में इंडल्ज हो जाते हैं और लेट रियलाइज़ होता है। तो मिस्टेक्स बताना, कौन सी गलत हैबिट आपके साथ हुई थी गेट जर्नी में? और एक होती है कि आपको पता चल गया कि अरे ये हैबिट बहुत बढ़िया है, काश ये पहले पता होता तो और बढ़िया प्रिपरेशन होती। तो दोनों बताना, नेगेटिव हैबिट्स एंड पॉजिटिव हैबिट्स थ्रू आउट योर जर्नी। मेरी तो एक हैबिट थी कि मतलब सभी की रहती है कि एग्जाम, स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं रहती एग्जाम होने के बाद। मतलब मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में तो थोड़ा सा स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं रहती, तो आप इतने पढ़ाई नहीं करते उसमें। तो मुझे लगता है वो निगेटिव हैबिट है। आपको थोड़ा तो मतलब 6 घंटा तो पढ़ना ही। और आप मुझे, मतलब मेरी एक अच्छी हैबिट बाद में हो गई थी कि मैंने स्टडी की हैबिट कैसे डेवलप कर दी थी कि मैंने पहले 3 4 घंटे से शुरुआत की। ऐसे नहीं कि मैं सोच रहा हूँ अरे मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, अगले दिन मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, वैसा होता नहीं। ग्रेजुअली ही आप स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हो। तो मैंने वही किया। मैंने मैं अप्रैल में 6 6 घंटे, पाँच छः घंटे करना शुरू कर दिया। उसमें बाद में 6 का 7 कर दिया, 7 का 8। और बाद में 10 ही घंटा मैंने कंटिन्यू रहा था। मैंने ऐसा नहीं किया अगस्त में, सितंबर में बहुत ज्यादा पढ़ाई, कम बहुत कम पढ़ाई की, और जनवरी और अप्रैल में, जनवरी में बहुत ज्यादा 14 14 घंटे पढ़ाई की। नहीं, मैंने अगस्त से जनवरी तक 10 ही घंटा पढ़ाई की। जितना मैं पढ़ाई अगस्त में कर रहा था उतना ही मैंने जनवरी में की। बहुत सारे लोग ये करेंगे मैंने 20 20 घंटा पढ़ाई की, तो मैंने वैसा नहीं किया था। मैंने 10 ही घंटा किया था, लेकिन बहुत लंबे पीरियड के लिए मैंने 10 घंटा पढ़ाई किया था। तो एक ही हैबिट है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं रहती। और मुझे दूसरी हैबिट थी कि मुझे मतलब आउटडोर एक्टिविटी का बहुत मतलब शौक है। तो मैं बहुत ज्यादा करता था वो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था मुझे। फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी, एक्सरसाइज करना है, लेकिन मतलब लिमिटेड अमाउंट में करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। तो मुझे वो बैड हैबिट थी कि मैं बहुत ज्यादा मतलब ट्रेकिंग के लिए जाता था, रॉक क्लाइंबिंग करता था, और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाती थी। तो मुझे लगता है कि करनी है आपको, उसका फायदा जरूर होता है। और तीसरी अच्छी हैबिट मुझे लगी थी कि मैंने डाइट बहुत अच्छा किया था। मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया था, क्योंकि लास्ट ईयर में थोड़ा सा बीमार वगैरह पड़ गया था। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है आप जो खा रहे हो उसका। तो मैंने
वही डाइट अच्छा कर दिया था मेरा आखिरी। ओके, तो आपने जैसे बताया कि आपकी नेगेटिव हैबिट थी प्रोक्रेस्टिनेशन, जो अर्ली स्टेजेस में होता है कि अभी तो दूर है गोल, तो टाइम आराम से करेंगे, तो वो आपको नहीं करना है। आपको ऐसी डेली बेसिस पर काम करना है, टू डू लिस्ट बनाना है कि आज के दिन तो ये काम जी करना है, सर। काम होने के बाद फिर जो आराम करना है, जो मज़े करने हैं, जी करो। सर। बट वो टू डू लिस्ट तो आपको करना है, और कंसिस्टेंटली आपको इंक्रीज करना है हर एक पैरामीटर में, कि पढ़ाई हो गई, बाकी चीज़ें हो गया, और फिर एक्सरसाइज और डाइट पर भी ध्यान देना है, जैसे आपने कहा, जो अक्सर स्टूडेंट्स निगलेक्ट करते हैं और लास्ट में पछताते हैं। तो ये चीज़ आपने हम्म, पहले ही क्लियर कर दी। अच्छा, अब कुछ एक दो क्वेश्चन और है मेरे मन में, जैसे गेट पीवाईक्यूज का रोल कितना है, और उसको कब और कैसे ख़त्म करना चाहिए? पढ़ाई के साथ ख़त्म करना चाहिए, या कोई एक टाइम फ्रेम आपने पकड़ा था कि अक्टूबर में पीवाईक्यूज पकड़ेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, मैं वैसे ही करता था कि एक कंसेप्ट पढ़ ली, और जिन 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 टीचरों से मैंने पढ़ा है उनका भी यही स्ट्रेटेजी था कि अगर एक टॉपिक पढ़ रहा है, पढ़ लिया, तो उसका पीवाई को वो उसी दिन लगाना है। क्योंकि अगर आप आज थ्योरी पढ़ रहे हो और 4 महीने बाद पीवाई को लगा रहे हो, तो आपको आपसे नहीं लगेगी, तो उस थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपको उसी दिन पढ़ाई कर, जिस दिन आपने पीवाई क्यू सॉल्व की, जिस दिन आपने वही टॉपिक कवर किया है, उसी दिन आपको पीवाई क्यू सॉल्व करनी है। मतलब अगले दिन कर सकते हैं, लेकिन उसी उसी टाइम पीरियड में आपको 4 5 6 महीने नहीं वेट करना। और पीवाई क्यू का बहुत इंपॉर्टेंस ऐसा है कि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कुछ मतलब एग्जामिनर का माइंडसेट आपको पता चलता है कि यार ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं। और आपको रिपीटेडली आप जब पीवाई क्यू देते हो, तो आपको पता चलता है कि यार इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसी थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई होगा पीवाई क्यू में, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, इसी एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ज्यादा एकदम चेंज नहीं होगा। और आप जब पीवाई क्यू बार बार सॉल्व करते हो और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देते हो, तो टेस्ट सीरीज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो इररिलेवेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो आपको पता चलता है कि यार ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं कि इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो तो आपको मतलब डिसहार्टेड नहीं होते आप। तो जैसे आपने क्योंकि बताया, मेरा भी टेस्ट सीरीज। टॉपिक का होने के बाद ही पीवाईक्यूज करना है, और उसको डिले नहीं करना है, और टेस्ट सीरीज जी नहीं। जितना आप लिखोगे उसमें कुछ नई चीज़ें मिलेगी तो वो जोड़ते रहना है, और कम जी। मार्क्स आ गया तो निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश नहीं होना। एट द एंड आपका 80% तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाट यू जी सर। एक्सपेक्ट। ओके, और कुछ ऐड करना है आपको? नहीं सर, ठीक। ओके, तो अब फाइनल क्वेश्चन पर आते हैं, इंटरव्यू के फाइनल क्वेश्चन में, जहाँ पर मैं हमेशा स्टूडेंट से पूछता हूँ, योर टॉप 3 गोल्डन टिप्स फॉर द गेट 2026 एस्पिरेंट्स। वही एक एक तो है कि सिलेबस आपको क्वालिटेटिवली करना है, इंजॉय लेकर, मतलब एकदम इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करनी है, तो आपको पढ़ाई भी हो जाएगी, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप बहुत सारे लोगों से कॉम्पीट कर रहे हो, आप खुद में मतलब हैप्पी रहोगे। और दूसरी चीज़ है कि आपको रिपीटेडली रिविजन करनी है, माइक्रो नोट्स बनाने हैं उसके। और माइक्रो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है माइक, क्योंकि आप अगली बार आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप माइक्रो नोट्स के कर सकते हो। तो दूसरी चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़, आपको टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा देनी। ओके, तो जैसे आपने बताया, डेप्थ में स्टडी करना है, एंड उसमें मज़े लेने हैं, अगर मज़े नहीं लोगे तो कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा, आपने कहा रिवीजन करना है रिगरस, और शॉर्ट नोट्स बनाना है, जिसको आप माइक्रो नोट्स कह रहे हो। वो हेल्पफुल होता है जब आपका एक लंबा सिलेबस खत्म हो चुका है, 10 सब्जेक्ट जी है तो अगर 5 6 हो चुका है तो शॉर्ट नोट्स से हो जाएगा। फिर आप टेस्ट सीरीज लिखो, टेस्ट सीरीज में कुछ गलतियाँ हो जाए तो फुल नोट्स में जा करके पढ़ लेना, बट शॉर्ट नोट्स से सर। रिवाइज करके आप टेस्ट सीरीज हाँ, ज़्यादा वही से करना ज़्यादा है आपको लिखिए। मैं भी वही करता था कि अगर मेरी गलती हो गई है किसी टॉपिक पे, तो मैं वही करता था, मैं फुल नोट्स पे जाता था, और वहां से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसके, वो सब सॉल्व करता था। और मैंने टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी बहुत ज्यादा करता था, क्योंकि एक स्टेज देने के बाद मैं कभी कभी दो दिन लगाता था उसका एनालिसिस करने में। तो वही, आपको टेस्ट सीरीज देने के बाद अगर गलती हो रही, तो आपको मेन नोट्स में जाना है। ओके, तो जैसे ये बता रहे कि टेस्ट सीरीज लिखने का कारण ही ये है कि क्योंकि कोई आपकी गलतियां अलग से बैठ करके बता नहीं सकता, वो टेस्ट सीरीज ही बता देता है कि आपके कंसेप्ट खराब है, या कैलकुलेशन खराब है, थॉट प्रोसेस में इशू है, प्रैक्टिस में कमी है, सिली मिस्टेक कर रहे हो, टाइम इशू है, टाइम पर नहीं बना पा रहे हो, माइंडसेट इशू है। तो ये जितनी भी गलतियां है वो टेस्ट सीरीज लिख करके ही आपको क्लियर होगी, और एक एक करके फिर आप काम करोगे तो उससे बाहर निकल आ जाओगे। ओके,
तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा फॉर दी गेट एस्पिरेंट, जो लिखना चाहते हैं उनको समझ में आ चुका है। और आपकी जर्नी भी वैसी थी, काफ़ी इंस्पायरिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में और होना, एंड फाइनली यू हैव डिसाइडेड फॉर दी एमटेक इन द प्रीमियम इंस्टीट्यूट। ये भी एक मोटिवेशन है कि पढ़ने के बाद और पढ़ने की इच्छा हो रही है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो हम आगे मिलेंगे और आपके बारे में और जानेंगे, आपका एमटेक कैसा रहा और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो। तो मैं फ्यूचर में सोच भी रहा हूँ जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जो गेट के बाद लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं उसके भी पॉडकास्ट हम बनाएं और यूट्यूब पे डालें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो जाए कि गेट की जर्नी में तो आप मदद कर रहे हो, आफ्टर गेट की भी उनकी मदद हो जाए। तो मुझे लगता है सब कुछ आपने बता दिया, टीचर्स, स्ट्रैटेजीज, हैबिट्स, माइंडसेट, इम्पोर्टेंस, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या मिस्टेक्स हो गई है। सो आई गेस दिस थिंग will surely help the mechanical students. And thank you for joining in this session. That's it for today. Thank you. थैंक यू सर। Thank you.